हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो कि है लेखांकन एक परिचय, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ने थे टोटल 5 टॉपिक्स और स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपने लास्ट टॉपिक को, जो कि है लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, जिसमें कि हमने 4 महत्वपूर्ण लेखांकन शब्दावलियाँ व्यावसायिक सौदे, पूंजी, आहरण और माल के बारे में विशेष जानकारी को साझा किया था। तो अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए कल के वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझेंगे कुछ नई महत्वपूर्ण लेखांकन शब्दावली को, जो कि है संपत्ति, दायित्व एवं उनके प्रकार। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में संपत्ति कहते किसे हैं। तो देखिए, वे वस्तुएं या व्यय जो किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने व आय अर्जन करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं, वे व्यवसाय की संपत्ति कहलाती हैं। जैसे भवन, फर्नीचर, रोकड़, प्रारंभिक व्यय आदि। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल समझेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मान लीजिए आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो है वो आपको एक शॉप की या एक बिल्डिंग की, मतलब जिस लेवल का आपका बिज़नेस है, अगर छोटा सा बिज़नेस है, एक आप शॉप डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक दुकान, एक कमरे की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप एक बड़ा बिज़नेस ओपन करते हैं तो एक बिल्डिंग की चाहिए या फिर एक अच्छा खासा फ्लोर आपको चाहिए। तो ये जो भवन है वो आपको अपना जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने के लिए भवन चाहिए, ठीक है। फर्नीचर की बात कर लेते हैं। तो फर्नीचर जो है, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपकी शॉप है तो उस शॉप में आपको एक टेबल, कुर्सी, मेज या फिर एक डेस्क जिसमें कि आप पैसा रख सकें, एक लॉकर की उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रोकड़, यानी कि बिना पैसे के तो कोई बिज़नेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। और प्रारंभिक व्यय का मतलब होता है कि ऐसे व्यय जो कि हमारे बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम स्टार्टिंग में लगे खर्चे होते हैं, वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। इसे हम लोग आगे जो है वो डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे भवन हो गया, फर्नीचर हो गया, रोकड़ हमने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं कि आपका जब बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हेल्प कर रही हैं, क्योंकि बिना भवन के आप अपना बिज़नेस कहीं पर खड़ा नहीं कर सकते। बिना फर्नीचर के आप अपने बिज़नेस को अच्छे से नहीं चला सकते, और बिना पैसे के तो चला ही, मतलब स्टार्ट ही नहीं कर सकते। बिना पैसे के किसी भी बिज़नेस का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो इस वजह से अगर आप इन तीनों चीज़ों को नॉर्मली देखें तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके बिज़नेस को चलाने में, आराम से आपका बिज़नेस चले, अच्छे से चले और आपके बिज़नेस में अच्छे से इनकम हो, उसके लिए क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। तो ये हमारे बिज़नेस की संपत्ति कहलाती है। ये सारी चीज़ें जो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें वो बेचने के लिए कोई बिजनेसमैन यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो बेचेगा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बिज़नेस में जो है इनकम करने में या फिर उसको अपने बिज़नेस को स्मूथली चलाने में हेल्प कर रही हैं। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल समझिए, थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन का फर्नीचर का ही बिज़नेस, फर्नीचर मतलब टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब का उसका बिज़नेस है। वो क्या करता है कि टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें को बेचता है। तो जो टेबल कुर्सी उसके शॉप में, उसके जो भी शोरूम होगा उसमें जो भरी पड़ी है टेबल कुर्सी, वो सारी की सारी उसकी क्या कहलाएंगी, माल, यानी कि गुड्स कहलाएंगी। हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि जिस भी चीज़ का हम व्यापार करते हैं वो हमारे लिए माल यानी कि गुड्स कहलाता है। तो जो भी टेबल कुर्सी होगा वो सारी की सारी उसके गुड्स होंगे, यानी कि उसका व्यापार का माल कहलाएगा। लेकिन वहीं पे वो उसी शॉप में कुछ टेबल कुर्सी ऐसे होंगे जो कि व्यापारी ने इसलिए रखे होंगे ताकि कस्टमर आए तो उस टेबल कुर्सी पे आराम से बैठ कर के वेट कर सके, या फिर मतलब कि कोई भी शॉपकीपर आजकल क्या करते हैं कि टेबल कुर्सी कुछ रखे रहते हैं ताकि कस्टमर आए तो उन्हें दिक्कत ना, उन्हें खड़ा ना रहना पड़े, वो आराम से बैठ करके अपना सामान लें और आराम से वो अपना सामान पसंद करके तब अपना ख़रीदारी करके लेकर जाएं, ठीक है। तो उसी फर्नीचर के शॉप पे ढेर सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है बिकने के लिए, और वहीं पे एक या दो फर्नीचर अलग से रखे हुए हैं जिस पे कि कस्टमर आकर के बैठते हैं। तो जो फर्नीचर बिकने के लिए है वो व्यापार का माल यानी कि गुड्स कहलाएगा, लेकिन जो फर्नीचर उसने रखा है ताकि कस्टमर आके उस पर आराम से बैठे, कस्टमर को सुविधा हो, तो वो जो फर्नीचर है वो उस व्यापार की संपत्ति कहलाएगी।
ठीक है, क्योंकि ये जो फर्नीचर उसने एक दो फर्नीचर अलग से रखा है वो उसके कस्टमर को सुविधा प्रदान करे, और जब कस्टमर को सुविधा मिलती है तो वो कस्टमर क्या करता है, उस शॉप पे वो बार बार जाएगा कि नहीं वहाँ पे अच्छी सुविधा थी, हम वहीं से सामान खरीदेंगे। तो ये क्या हो रहा है, वो उसके व्यापार को चलाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इसलिए भवन, फर्नीचर, रोकड़, मशीनरी और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो व्यापार की संपत्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे कि संपत्ति के भी कुछ टाइप्स होते हैं। यहाँ पर मेनली हमने उनको दो टाइप में बांटा है, एक है तरलता के आधार पे और दूसरा है दृश्यता के आधार पे। ठीक है, तो देखिए तरलता के आधार पे जो हमारी संपत्ति है वो 3 प्रकार की है, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, तरल संपत्ति। दृश्यता के आधार पे 2 तरीके की हैं, मूर्त या दृश्य संपत्ति और अमूर्त या अदृश्य संपत्ति। ये मेनली हमने जो इसको संपत्ति के प्रकार को डिवाइड किया 2 पार्ट में, ये हम अपने हिसाब से इसको डिवाइड किए हैं। वैसे तो देखा जाए संपत्ति बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि उनको जितना कि अभी फ़िलहाल में हमें उनको समझना उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, और बहुत प्रकार भी समझ करके हमें अभी नहीं चलना है, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है। तो धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें वहाँ पे समझ में आते जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमने मेन 2 पार्ट्स में बांटा है, और मेन तो जो हमारी संपत्तियां हैं, संपत्ति के प्रकार है, उन्हें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब एक एक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी संपत्ति क्या होती है। तो सबसे पहले आएगा हमारा स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति क्या होती है, वे संपत्तियां जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक अपना सहयोग प्रदान करती हैं स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं, जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर आदि। यहाँ पे नोट में भी 2 चीज़ें हैं कि ये जो संपत्तियाँ होती हैं, स्थायी संपत्तियाँ, ये बड़ी राशि की होती हैं। दूसरा है कि इन्हें जल्दी से रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और तीसरा है कि ये अनावर्ती प्रकृति की होती हैं। अब इसको समझते हैं। सिंपल सा आप मतलब समझिए कि ऐसी संपत्ति जो लंबे टाइम तक यूज़ में आए, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार हमने उस संपत्ति में पैसा खर्चा कर दिया, अब उसके लिए हमें 5 साल, 10 साल, 20 साल तक हमें उसमें पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, तो वो हमारी संपत्ति जो है वो स्थायी संपत्ति कहलाती है। तो अब क्योंकि वो उतने लंबे टाइम तक हमें जो है प्रॉफिट मतलब कि हेल्प करेगी, ठीक है, तो इसलिए वो क्या होती है, बड़ी राशि की। मेनली जैसे कि स्थायी संपत्ति में भवन, भवन का मतलब क्या हुआ, आपने एक बार कोई बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, अब वो बिल्डिंग तो क्या 10-20 साल, क्या वो 50 साल आप उसको अच्छे से चलाइए, बस मेंटेनेंस उसका देखते रहिए, और 50 साल 100 साल आप चलाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, एक बार भवन आप जब खरीदेंगे तो उसमें 45 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जो भी है, बड़ी अमाउंट, ठीक है, ये जो अमाउंट है वो बड़ा अमाउंट है, तो उतना आपने उस टाइम खरीदने में लगा दिया पैसा। अब ये आपको काफ़ी सालों तक हेल्प प्रदान करेगी। मशीन है, मशीन भी अब सस्ती मशीन तो जल्दी मिलती नहीं है, तो ऐसी मशीन जो कि काफ़ी बड़े लेवल की है, बड़े राशि की है, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख इतने की अगर आप मशीन ले रहे हैं तो उसमें भी अमाउंट जो है वो बड़ा लग रहा है, और मशीन भी नहीं कुछ तो हमें 5 साल 10 साल के लिए तो फुर्सत प्रदान कर ही देती है। फर्नीचर का भी वही हाल है, बस इन सब में क्या होता है कि इन सब का मेंटेनेंस देखना पड़ता है कि आप इसको मेंटेन किए रहिए, टाइम टाइम पे इसकी जो ज़रूरतें हैं वो सब ध्यान में दिए रहिए, बाकी ये आपको लंबे टाइम तक अपना सहयोग प्रदान करेंगी। तो इसलिए इन संपत्तियों को स्थायी संपत्तियां कहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये बड़ी राशि की होती हैं, क्योंकि इनमें एक ही बार पैसा मेनली लगाया जाता है, फिर कुछ सालों बाद ही इसमें पैसा लगाना पड़ता है। दूसरा कि इन्हें जल्दी रोकड़ में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब देखिए, भवन अगर आपको बेचना हो तो आपके दाव पर आपके टाइम पे वो नहीं बिकेगा, और अगर बिकेगा भी तो बहुत ही कम दाम पे बिकेगा, तो ऐसा तो कोई करना नहीं चाहता। तो इसलिए जल्दी से हम लोग इसको रोकड़ में परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब कि जल्दी बेच करके पैसा नहीं ले सकते। अगर आपको सही सही पैसा चाहिए, मतलब कि जैसे भवन, अगर भवन के लिए आप चाह रहे हैं कि मेरा भवन 1 करोड़ में बिके, तो सब आपको 1 करोड़ देने के लिए राज़ी नहीं होगा, उससे कम में लोग खरीदना चाहेंगे। तो लेकिन अगर आपको 1 करोड़ में बेचना है तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर आपको जल्दी बेचना है तो आपको कम दाम पे बेचना पड़ेगा, तो आपको हानि भी हो सकती है। ऐसे ही मशीन फर्नीचर के साथ भी यही होता है। तो इसलिए यहाँ पर है कि इन्हें रोकड़ में परिवर्तित जल्दी नहीं कर सकते, यानी कि इन्हें जल्दी से बेच करके पैसा प्राप्त नहीं किया जा सकता सही सही। फिर तीसरा अनावर्ती प्रकृति। अनावर्ती प्रकृति का मतलब होता है कि बहुत ही कम बार हमें इन पर खर्चा करना पड़ता है, मतलब बार बार हमें इन पर खर्चा नहीं करना पड़ता, एक बार किए तो फिर बहुत सालों बाद हमें इस पर खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्थायी संपत्ति। अब इसके बाद आएगा हमारी चालू संपत्तियाँ। तो चालू संपत्तियाँ क्या होती हैं, वे संपत्तियाँ जो व्यवसाय में अल्पकालीन सहयोग प्रदान करती हैं चालू संपत्तियाँ कहलाती हैं, जैसे रोकड़, स्कंध आदि। ये छोटी राशि की होती हैं, ये जल्दी ही रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं, और ये आवर्ती प्रकृति की होती हैं।
आप सिंपल भाषा में इसको समझे तो ये स्थायी संपत्ति का जस्ट अपोजिट होता है चालू संपत्ति। ये बहुत कम टाइम तक सहयोग प्रदान करती हैं। तो जैसे कि रोकड़, कैश को आप मान लीजिए, कैश आज आपके पास है 10,000, कल आपने उसका कोई सामान खरीदा, ख़त्म हो गई, फिर से आपको चाहिए। स्कंध यानी कि जो दुकान का सामान है, जो स्टॉक है, स्टॉक है, आपने दुकान में अपने स्टॉक भर के रखा है, कस्टमर आए, आपने बेच दिया, स्टॉक ख़त्म हो गया, अब अगले दिन आपको नया स्टॉक खरीद के लाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि ये जो संपत्तियां हैं ये आपकी अल्पकालीन सहयोग प्रदान करती हैं। सहयोग ये भी प्रदान कर रही हैं, इसी से आपके व्यवसाय में इनकम भी हो रही है, लेकिन इनका क्या जो है, जो ड्यूरेशन है हेल्प करने का, वो है कम। ठीक है, तो ये छोटी राशि की भी होती हैं, यानी कि जो भी आपका स्टॉक होगा वो बहुत महंगा तो नहीं होगा, मतलब एक तरीके से जो भवन है, मशीन है, उसके कंपैरिजन में जो आपका स्कंध स्टॉक है उसकी राशि तो कम होगी। तो ये छोटी राशि की होती हैं और इनको जल्दी रोकड़ में, अब रोकड़ में परिवर्तित, रोकड़ में है ही, स्टॉक है, स्टॉक को आप आराम से कस्टमर को बेच करके अपना पैसा ले सकते हैं, तो ये भी जल्दी से रोकड़ में परिवर्तित हो जाता है। आवर्ती प्रकृति क्यों, यानी कि ये बार बार इन पर खर्चा करना पड़ता है, हर महीने या फिर मुश्किल से मुश्किल 1 साल तक ये सहयोग प्रदान करती हैं, 1 साल के बाद फिर इन पर फिर से हमें खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चालू संपत्तियाँ। फिर थी हमारी तरल संपत्तियाँ। तो पूर्वदत्त व्यय तथा स्कंद को छोड़कर सभी चालू संपत्तियां तरल संपत्तियां कहलाती हैं। आप यहाँ पर सिंपल से समझ सकते हैं कि जितनी चालू संपत्तियां हैं, चालू संपत्तियों के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ें हम निकाल दें, पूर्वदत्त व्यय और स्कंद, तो इन दोनों को छोड़ के जितनी भी चालू संपत्तियां हैं वो तरल संपत्तियां कहलाएंगी। यानी कि रोकड़ और स्कंद को भी आप तरल संपत्ति कह सकते हैं। ठीक है, अब इन सब संपत्तियों में, चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने आपको ज़्यादा तो नहीं दिया है, लेकिन आप ये चीज़ तो मतलब अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने लंबे टाइम तक आपको सहयोग प्रदान करेगी, तो उस हिसाब से आप उसको स्थायी और चालू संपत्ति में डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें इसको नॉर्मली बस इतना ही समझने की ज़रूरत है, आगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम लोग इसको और ज़्यादा ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं तरल के बाद मूर्त या दृश्य संपत्तियाँ। तो वे संपत्तियाँ जिनका भौतिक अस्तित्व हो, अर्थात उन्हें देखा तथा स्पर्श किया जा सके, मूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं। मतलब जैसे भवन, मशीन आदि। सिंपल सा है कि ऐसी संपत्ति या फिर ऐसी कोई भी शॉप की या फिर बिजनेस की वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हमारी मूर्त संपत्ति। जैसे भवन को हम देख सकते हैं कि हाँ ये भवन है, उसे छू भी सकते हैं, मशीन है तो मशीन को भी छू सकते हैं, तो वो मूर्त या दृश्य संपत्तियाँ कहलाती हैं। और दूसरा होती है अमूर्त या अदृश्य संपत्तियाँ, यानी कि ऐसी संपत्तियाँ जिनको हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो होती क्या है, तो इनके ऑप्शन में, एग्जाम्पल में आता है ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती क्या, ये बाद में हम लोग को डिटेल में आगे अभी पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल में ख्याति का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, प्रसिद्धि, यानी कि जो दुकान की प्रसिद्धि होती है, जो किसी शॉप की प्रसिद्धि या फिर किसी बिज़नेस की प्रसिद्धि जो होती है, उसको जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो उस प्रसिद्धि का भी एक मूल्य होता है, एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू भी एक पद्धति के आधार पर डिसाइड की जाती है कि जो ख्याति है वो उसका प्राइस क्या रखा जाएगा। तो ये अभी हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, शायद ये आपका 12th में आएगा, तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल में ख्याति का मतलब आप प्रसिद्धि से रखिए कि फेमस जितना है कोई भी शॉप या बिज़नेस, उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है एक पद्धति के आधार पे। वो वैल्यू जो है, अब जो प्रसिद्धि है वो तो दिखती तो है नहीं, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते कि हाँ यार वो शॉप जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बिज़नेस जो है, वो ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप महसूस कर रहे हैं, आप उसको छू नहीं सकते। तो ये अमूर्त या अदृश्य संपत्तियाँ कहलाती हैं। ये थे हमारी संपत्ति और संपत्तियों के प्रकार। अब आगे हम लोग समझेंगे कि दायित्व किसे कहते हैं। तो देखिए, वह राशि जो व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्षों को देय होती है, दायित्व कहलाती है। जैसे लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र आदि। अब इसको समझते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन बिज़नेस स्टार्ट करता है, चाहे छोटा या बड़ा, ठीक है, तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पूरी की पूरी पूंजी होती है। पूंजी क्या होती है कि हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास पूरी की पूरी पूंजी होती है।
तो उनका तो ठीक है, उनके पास पूरी पूंजी, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन यानी कि पैसे या फिर जो भी जिस भी चीज़ का वो व्यापार करना चाहते हैं उसके संबंध में और संसाधन उनके पास नहीं होते पर्याप्त मात्रा में। तो मेनली यहाँ पे बात हम लोग करते हैं पैसे की, कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं। हम क्या करेंगे, कहीं से उधार लेंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति से उधार ले सकते हैं, किसी बैंक से उधार ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं हमें उधार लेने के। तो जिनसे हम उधार ले रहे हैं पैसा, वो हमारे लेनदार कहलाते हैं। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? बैंक अधिविकर्ष, आपने चालू खाते का नाम सुना होगा। बैंक में अधिकतर जो हम लोग नॉर्मल पर्सन होते हैं वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका अपना बिजनेस होता है, जिनके बिजनेस में रोज़ का ट्रांजैक्शन होता है पैसे का, तो वो क्या करते हैं, वो सेविंग अकाउंट नहीं, वो करेंट अकाउंट खोलते हैं। तो करंट अकाउंट में एक हमें सुविधा प्रदान की जाती है बैंक की ओर से, कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, या फिर मान लीजिए कि हमें चाहिए 1 लाख रुपए और हमारे करंट अकाउंट में 90,000 रुपये हैं, ठीक है, तो हमें 10,000 की ज़रूरत है, तो करंट अकाउंट वालों को ये सुविधा रहती है कि वो 10,000, वो पूरा का पूरा, उनके अकाउंट में है 90,000 लेकिन वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपये निकाल लेंगे। तो जो 10,000 उन्हें एक्स्ट्रा मिला है वो किससे मिला? बैंक की ओर से मिला। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 बैंक ने दिया है जबकि उनके खाते में नहीं था, तो उसे हम लोग कहते हैं बैंक अधिविकर्ष, यानी कि अपने खाते में जो अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट हमने जो निकाला है वो हमारा बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो इसके लिए भी जो बैंक है वो कुछ ना कुछ चार्जेस लगाता है, और बाद में जब आप अपने अकाउंट में पैसा डालेंगे तो वो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, जो उसने 10,000 एक्स्ट्रा दिए हैं वो 10,000 उसमें से पहले वो काट के ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए वो भी एक तरीके का क्या हुआ, ऋण हो गया। देय विपत्र क्या होता है? देय विपत्र भी एक प्रकार का ऋण होता है। उधार माल जैसे हमने खरीदा है तो वहाँ पर एक बिल लिखा जाता है कि हम इस माल का जो पैसा है वो इतने महीने बाद या इतने टाइम बाद चुकाएंगे, तो उस संबंध में एक बिल लिखा जाता है जिसे देय विपत्र यानी कि बिल्स पेबल कहते हैं। आगे हमारे चैप्टर में आएगा, ये आगे दूसरे या तीसरे चैप्टर में है, देय विपत्र हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन तीनों एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे। इन तीनों में क्या हुआ है कि हमारे पास हमने उधार लिया है कहीं से भी, चाहे किसी व्यक्ति से लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, या फिर उधार माल खरीदा हो, ठीक है। तो इन तीनों जगह हमने क्या किया है, उधार लिया है किसी बाहरी व्यक्ति से, बाहरी बैंक से। तो हमें क्या करना है, उसका पैसा वापस करना होगा। एक उसके लिए भी लिमिट लगाई गई होगी, एक टाइम बना होगा कि हमें इतने टाइम पे पेमेंट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्षों को देय होती है। अन्य पक्षों को देय का मतलब कि हमें उन्हें पैसा वापस देना है, तो ये चीज़ें दायित्व कहलाती हैं, ठीक है। सिंपल से आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए हमने उधार पैसा या उधार माल खरीदा है, तो बाद में हमें क्या करना है, उसका जो रिटर्न हमें देना पड़ेगा। जिससे हमने उधार पैसा लिया उसको भी उसका उधार पैसा वापस करना होगा, जिससे हमने उधार माल खरीदा है तो उसको भी उस माल का पैसा देना होगा। तो ये सारी जो भी देने की चीज़ें हैं वो हमारी दायित्व कहलाती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि दायित्व के भी कुछ प्रकार होते हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए मेनली हमारे जो दायित्व वो तीन टाइप्स में डिवाइड है। एक है स्थायी दायित्व यानी कि फिक्स्ड लायबिलिटीज़, चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज़, और संभाव्य दायित्व यानी कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़। अब स्थायी दायित्व यानी कि फिक्स लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो वे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के बाद या दीर्घकाल में करना हो, स्थायी दायित्व कहलाते हैं। जैसे दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। जैसे अभी हमने स्थायी संपत्तियां पढ़ी थी कि उनका जो संपत्तियां हैं, स्थायी संपत्तियां, उनका यूज़ हम लोग काफ़ी साल तक करते हैं, यानी कि दीर्घकाल तक करते हैं, तो वो स्थायी संपत्ति कहलाती। तो वैसे ही स्थायी दायित्व होते हैं कि इन दायित्वों का भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करना होता है। मेनली 1 वर्ष के बाद करना होता है, या फिर काफ़ी लंबे टाइम, जैसे कि अगर हमने 20 लाख का कोई लोन लिया है तो उसका जो भुगतान है वो हमको 4-5 साल में करना होगा, या फिर 1 साल के बाद करना होगा। तो ये बड़ी अमाउंट का दायित्व होता है, और इसका जो भुगतान है वो भी, उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे स्थायी दायित्व कहते हैं। उदाहरण में जैसे दीर्घकालीन ऋण, यानी कि हमने कोई लंबे टाइम का लोन लिया जिसका हमें पेमेंट 20 साल में करना है, 25 साल में करना है, तो वो हमारे स्थायी दायित्व कहलाते हैं। फिर है चालू दायित्व, तो वे दायित्व जिनका भुगतान अल्पकाल में या फिर 1 वर्ष के अंदर करना है, चालू दायित्व कहलाते हैं। जैसे लेनदार हो गए, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष आदि।
ठीक है। यानी कि 1 साल के अंदर हमें जिनका भी पैसा वापस करना है वो हमारे चालू दायित्व कहलाते हैं। जैसे लेनदार, यानी कि किसी व्यक्ति से हमने पैसा उधार लिया है तो उसको भी हमें 1 साल के अंदर देना है। देय विपत्र, इसका मेनली टाइम 3 महीने का या 4 महीने का होता है, तो ये भी चालू दायित्व में आ जाएंगे। और बैंक अधिविकर्ष, तो जैसे आज आपने बैंक से अपने 10,000 एक्स्ट्रा ले लिया है, कल आप अगर बैंक में अपने 20,000 जमा करेंगे तो वो पहले ही 10,000 निकालेगा, तो वो 1 साल क्या, वो 1 महीना भी बैंक अधिविकर्ष का लोन रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हमारे चालू दायित्व हो गए। और लास्ट है संभाव्य दायित्व, यानी कि ऐसे दायित्व जो भविष्य में किसी घटना के कारण घटित हो सकते हैं, अर्थात जिनके देय होने की संभावना हो, संभाव्य दायित्व कहलाते हैं। जैसे न्यायालय में चल रहा किसी भुगतान का विवाद। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि कल मुझे हो सकता है, कल मुझे ये काम करना हो, या फिर हमको 1 साल बाद ऐसा हो सकता है, कि हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, संभावना में जीते कि ऐसा हो सकता है। तो सेम इसी तरीके से बिज़नेस में अगर हमें लगता है कि कल को हमें कहीं पे पैसा लगाना पड़ सकता है या फिर किसी को पैसा देना पड़ सकता है, तो ये भी हमारे संभाव्य दायित्व के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है न्यायालय में चल रहा किसी भुगतान का विवाद। यानी कि मान लीजिए किसी को हमें कुछ पेमेंट करना है 20,000, मान ली 20,000 तभी छोटा अमाउंट, मान लीजिए तभी कि हमें किसी को 20,000 रुपये देना है। ठीक है, अब उस संबंध में कुछ जो है वो मतभेद हो गया है, उलझनें हो गई हैं, तो वो मामला जो है वो चला गया है न्यायालय के पास। अब न्यायालय का जो केस है न्यायालय में, वो काफ़ी लंबा चलता है, सभी जानते हैं। तो अब बिजनेसमैन के दिमाग में तो ये है कि अगर हमारे हक में हुआ तो हम पैसा नहीं देंगे, अगर हमारे हक में नहीं हुआ तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो वो देना है पैसा या नहीं देना, ये किस पे निर्धारित होगा, जो भी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय कब होगा, भविष्य में होगा। तो अभी एक्चुअल में ये नहीं पता कि देना है या नहीं देना, संभावना है कि देना पड़ सकता है, तो इस वजह से उसे हम लोग संभाव्य दायित्व में गिनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे दायित्व और दायित्व के प्रकार। आई होप कि आप लोग को संपत्ति और दायित्व का जो भी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।